हेलो फ्रेंड, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूँ आपसे कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड को लेके, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के लेके। क्योंकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की बहुत ही कम टाइम बची हुई है, आपके एग्जाम का शेड्यूल जारी कर चुके हैं बिहार बोर्ड। तो इसके हम लेकर बात करेंगे कि हिंदी का मॉडल पेपर जो जारी किया गया उससे कुल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, एक तरह से रामबाण साबित होने वाला है। इससे आपके प्रश्न, आपको जो भी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, इससे आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 70 से 80% चांस रहता है इसी से क्वेश्चन आपके आने का। तो एक बार जो भी इंटरनेट पे ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, एक बार आप सभी लोग डाउनलोड करके इसे पढ़ लें, या फिर बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी स्टेशनरी बुक पे जा स्टोर पे जाके ले सकते हैं बुक को। क्योंकि उसमें से आपको 70 से 80% चांस है कि उससे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। तो एक बार आप पढ़ सकते हैं, या फिर मेरा वेबसाइट पे जाके, पाई क्लासेस पे जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्री में आपको पाई क्लासेस एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रतिदिन ऑल ओवर बिहार के स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट देते हैं, अपना तैयारी का लेवल चेक करते हैं। तो आप सभी लोग भी टेस्ट में ज़रूर भाग लें, ताकि आपको पता चल सके कि अभी तक तैयारी कैसा है, हुआ है अच्छा से या फिर नहीं। टेस्ट में जैसा परिणाम आएगा उसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट ली जाती है, एमसीक्यू। तो बात, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो ये दोनों नंबर में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पहला प्रश्न है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो आपको पता ही होगा कि इसका हिंदी रूपांतरण ललित से यादव के द्वारा किया गया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललित से यादव के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, कहा जा रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। आपको पहले भी हम बता चुके हैं पाई क्लासेस पे, कि जब क्लास लेते थे उस टाइम भी बताए थे आप सभी को कि जो भी हिंदी पेपर हो या फिर संस्कृत पेपर हो, और ख़ास करके इंग्लिश पेपर, और एक आता है एसएसटी पेपर। ये 4 सब्जेक्ट में अगर आपको स्कोरिंग करना है तो ये इंग्लिश पेपर, हिंदी पेपर, संस्कृत पेपर और एसएसटी पेपर, ये चारों में जो लेखक है, जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये 3 चैप्टर, ये तीनों बुक में जो आपके लेखक हैं, जैसे हिंदी बुक में जौन चैप्टर के आपके लेखक हैं, उनका जन्म, मृत्यु, जन्म कब हुआ, ये आप जन्म कहाँ हुआ, ये आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो आपको 10 से 12 एमसीक्यू ऑटोमेटिक बन जाएगा बोर्ड एग्जाम में। चाहे वो हिंदी पेपर हो, संस्कृत पेपर हो या इंग्लिश पेपर, तीनों आप याद कर लीजिएगा, जो भी चैप्टर के लेखक हैं उनका नाम और जन्म के साथ, ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे पूछा गया, हमेशा पूछे जाएंगे, करा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। अगर मृत्यु कभी कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा, इनका मृत्यु जो हुआ था वो 12 सितंबर 1961 में हुआ था। 12 सितंबर 1961 में इनका मृत्यु हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा का। यहाँ से एक और एमसीक्यू आता है, नलिन बिलोचन शर्मा जो थे, ये पटना यूनिवर्सिटी के पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी थे। एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी बने थे पटना यूनिवर्सिटी का। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है सेन साहब के कितने लड़कियां हैं? सेन साहब की कितने लड़कियां? तो आपको पता होना चाहिए कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। कभी कभी लड़के भी पूछ सकते हैं। तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। पूछा गया प्रश्न है प्रत्यय और आपके उपसर्ग से हमेशा आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो समझिएगा प्रत्यय कहते किसको है। प्रत्यय वैसा शब्द होता है, जो भी कोई शब्द अगर दिया गया है, जैसे कि अग्रजा है, तो इसमें कहा जाता है कि प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे जुड़ता है, यानी कोई भी शब्द में पीछे लग के उसका अर्थ को परिवर्तन कर दे, उसका शब्द को उस शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय शब्द कहते हैं। और उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में करके आंसर दीजिएगा इसका कि इसका प्रत्यय शब्द कौन है। ऑप्शन ए है, या फिर ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। क्योंकि प्रत्यय जो होती है पीछे लगती है। हम इसका डिफिनेशन आपको बता दिए, देखते हैं किनका किनका आंसर इसका आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो याद रखिएगा मदन जो थे वो गिरधर लाल का बेटा थे, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? हम आंसर इसका बताए थे सभी लोगों को कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो मैक्स मुरर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी कविता में प्रगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप जानते होंगे प्रगवाद के प्रवर्तक जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, कहीं कहीं आपको नाम आएगा नकेनबाद के, नकेनबाद के। तो नकेनबाद जो थे, ये नकेनबाद का स्थापना 1956 में 1956 में नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा किया गया था। इसीलिए नलिन बिलोचन शर्मा आपके यहाँ पे ऑप्शन में है। लेकिन नकेनबाद को भी प्रभगवाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। तो कहीं कहीं आपको नकेनबाद भी मिल सकता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर दोनों, एक नकेनबाद और दूसरा नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है, कहा जा रहा है आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, कह रहा है विचार और वितर्क किसके लेखक की रचना है? क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए कहा जा रहा है विचार और वितर्क, वितर्क एक रचना किया गया था जो कि गुणाकार मूल्य के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था। एक विचार और वितर्क की लेखक की रचना किस लेखक के द्वारा किया गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ही मिस्टेक किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है नाखून बार बार काटते रहना और अलंक सत्य करते रहना निरूपित करता है। यानी नाखून को बार बार काटना और अलंक सत्य करते रहना किसका निरूपित करता है? ऑप्शन ए है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ऑप्शन बी है सुंदरता बढ़ाने का। ऑप्शन सी है अच्छे व्यवहार का। ऑप्शन डी है सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो समझिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे पहले ही क्लास में कि सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना जो होती है, अगर नाखून को आप नहीं काटते हैं
तो नाखून को बढ़ाए रखना यह पशुता का पहचान करती है, यानी पशुता का ये पहचान करती है कि आप नाखून जो भी नाखून बढ़ाए रहते हैं, यह एक पशुता का पहचान है। अगर आप 10th क्लास पढ़ लिए तो ये सब संस्कृति का आपको अपनाना जरूरी है। नाखून को छोटा रखना, नाखून को काट के रखना, क्योंकि देखिए मनुष्यता जो पहचान होते हैं वो आपके बताया गया है 10th क्लास में कि अगर आप नाखून को बढ़ा के रखिएगा तो पशुता का ही चिन्ह होता है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे नाखून जो है यह अस्त्र और शस्त्र के रूप में काम करते थे, इसलिए इसे अभी उसको लागू नहीं करना है, इसे काट के ही रखना है। तो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का ही निरूपित करती है नाखून काट के रखना, बार बार काटना। अगले प्रश्न है दोस्तों, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम कौन है? तो घृणा शब्द देखिए यहाँ पे विलोम शब्द हमेशा पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा। तो घृणा शब्द का विलोम जो होती है वो प्रेम होती है, प्रेम होती है, स्नेह होती है, सहानुभूति भी हो सकती है, सहानुभूति भी हो सकती है। क्योंकि देखिए घृणा जो होती है इसका शब्द का रहा विलोम शब्द, तो इसका विलोम शब्द जो होगा वो प्रेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपके ऑप्शन में स्नेह रहता तो स्नेह टिक करते, सहानुभूति रहता तो सहानुभूति टिक करते। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर यहाँ पे आ गया हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। देखिए आपके जो भी पैटर्न है वो इसी प्रकार के रहेंगे। आपको लिंग से प्रश्न आएंगे, विलोम से आएंगे, पर्यायवाची शब्द से आएंगे, फिर प्रत्यय उपसर्ग से आएंगे, जो कि शब्द इसमें सभी इसमें इंक्लूड है। आप देख सकते हैं आगे भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय अगर आपसे पूछ दे तो हवा शब्द जो होती है यह एक स्त्रीलिंग होती है। हवा हो गया, फिर हत्या हो गया, हत्या हो गया, यह पूछा गया प्रश्न, हत्या हो गया, फिर हाय हो गया, हाय जो कहा गया हाय, फिर हजामत हो गया, हजामत हो गया, हरतार हो गया, बहुत सारे ये सब जो है हर्ष से जो नाम है ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, यानी स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि कुल 4 आदमी है, लेखांकित शब्द कौन पदबंध है? देखिए कुल 4 आदमी है, इसमें कह रहा है लेखांकित शब्द, लेखांकित यहाँ पे किया ही नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो, ए और बी कुछ दिया ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मिस्टेक होते रहता है। अगला प्रश्न है, कह रहा उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। यहाँ पे समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह वाक्य जो है क्या है? मिश्र वाक्य है या फिर सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे इस तरह का डायरेक्ट प्रश्न रहेगा कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो यह जो है यह एक सरल वाक्य है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता इसी को मिला देता, जिस मिश्र वाक्य कैसे बनता है, तो अगर आपसे पूछ देता कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, तो यहाँ पे हो गया मिश्र वाक्य, क्योंकि मिलाया गया यहाँ पे वाक्य है, 2 वाक्यों को मिलाया। आप समझिएगा यहाँ पे 2 वाक्य मिल रहा है। कह देता अगर कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, जो उसके मित्र का था, तो अगर ये रहता आपके क्वेश्चन में तो ये मिश्र वाक्य हो जाता, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमा रहता और ये 2 वाक्य को मिलने से बना है। ठीक है, तो इसको मिश्र वाक्य कहेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ रहा कि उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा, तो यानी कहने का मतलब है ये सरल वाक्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का, अगले प्रश्न कहा जा रहा है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है, नक्षत्र लोक जो है किस लेखक की कृति है। तो समझिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाकार मूल्य की। गुणाकार मूल्य के द्वारा ही
छत्रलोक लिखा गया था। इसका लेखक गुणाकार मूल्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न कहा जा रहा है जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, पे भी मिस्टेक हुआ है। कहा जा रहा है जिसकी उपमा दी जाए, इसके लिए कह रहा है कि अनेकों शब्द के लिए एक शब्द एक होता है। अनेक शब्द का एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि एक शब्द बनाइए। अनेकों शब्द यहाँ पे दिया गया है, जिसकी उपमा दी जाए इसका एक शब्द आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपमान। यानी जिसका उपमा दे दी जाए उसको उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा नहीं दी जाए उसको अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा नहीं दी जाए उसको अनुपम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको अनेकों शब्द के एक शब्द बनाने के लिए पूछेगा बिहार बोर्ड द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न आज का, मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, कह रहा है धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानु राजा थे। यानी धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानु राजा थे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो अमोघ वर्ष हो जाएगा। यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न आज का है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। ये सब तो प्रश्न आपको याद ही होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा 20 नंबर का, कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर ने भैंस को मारा था, या बहादुर ने कुत्ते को मारा था, या बहादुर ने बिल्ली को मारा था, या बहादुर माँ का काम नहीं करता था। इसका आंसर सभी लोग का आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो आपको पता ही होगा कि हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। कब किया था, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो 22 जून 1941 में हिटलर महोदय ने सोवियत संघ पर आक्रमण किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन है। कहा जा रहा है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों भी मनुष्य की नियामक नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझिएगा, कहा जा रहा था कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का कभी नियामक बन सकती है, तो नहीं बनेगी। ये भी कभी नियामक नहीं बन सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ। मुहावरा का अर्थ आप याद रखिएगा, जो भी मुहावरा है पढ़ के जाइएगा। हिंदी पेपर में आपके पूछे जाते हैं हमेशा कि किसका मुहावरा का कौन सा मुहावरा का क्या अर्थ होगा, सभी आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे कह रहा है गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो समझिएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो गुदरी का लाल होना यानी समझिएगा, देहात में कहा गया है कि गरीब के घर से कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसी को गुदरी का लाल की मुहावरा का अर्थ हुआ गुदरी का लाल होना। यानी गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना या फिर गुणवान का जन्म लेना ही गुदरी का लाल होता है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है, कहा गया है गणेश शब्द का पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची भी आपसे पूछा गया प्रश्न है, हमेशा आपको पूछे जाएंगे। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची आप जानते ही होंगे, गणपति 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 बप्पा मोरी, ये सब जानते ही होंगे। गणपति गणेश शब्द का पर्यायवाची है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक और होता है
वो होता है विनयिक होता है, विनिमिक होता है, विनिमिक होता है, और एक होता है गजानन। गजानन भी होता है, आप सुने होंगे, ये दोनों तो जरूर सुने होंगे। एक और होता है जो कि लंबोदर होता है, लंबोदर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। याद रखिएगा, गणेश शब्द का पर्यायवाची गणपति, गजानन, विनय में और एक लंबोदर होता है। ये तीनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए दिया है लंबोदर, कभी आपको गजानन दे दे, गणपति दे दे, तो ऐसा नहीं कि आप भुला जाइएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कर आप प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, इसमें अवयवी भाव के समास है। प्रतिदिन शब्द में अवयवी भाव का समास है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि 25 में से कितना का आंसर आप सटीक दे सके। आपका आंसर पहले से याद था? 25 में कितना आंसर आपको पहले से याद था? सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का हमेशा वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम सभी का रिप्लाई करेंगे। आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।